नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन देखेंगे। जनरली मोशन होता क्या है, हम जानते हैं कि हम ट्रैवल करते हैं, उसको मोशन बोल देते हैं कि हमने मूव किया तो मोशन हो गया। लेकिन बेटा मोशन यहाँ तक सीमित नहीं है, मोशन इससे काफ़ी आगे जाता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे कह सकते हैं? देखो, मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से लेके चलता हूँ। हम दो चीज़ पढ़नी होती हैं, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, वो इन दो में से किसी एक पोजीशन में होते हैं। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा होगा या फिर मोशन में होगा। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है? यहाँ से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये कोई बस है, ठीक है, और इस बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ये पैसेंजर्स हैं। अब ये पैसेंजर, ये बस हमारी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ओके। अब ये बस मूव कर रही है तो इसका मतलब ये सारे पैसेंजर कैसे हैं? मोशन में है, क्योंकि बस मोशन में तो पैसेंजर मोशन में है। लेकिन एक दूसरे के रिलेटिव ये पैसेंजर कैसे हैं? रेस्ट में है, क्योंकि ये पैसेंजर यहाँ बैठा है। मान लो ये अभी प्लेस ए पर है, अब ये बस प्लेस बी पर पहुँच जाएगी, तब भी ये पैसेंजर और ये पैसेंजर आपस में इतनी ही दूरी पर रहेंगे। तो ये पैसेंजर रिलेटिव टू ईच अदर कैसे हो गए? रेस्ट में हो गए। लेकिन इसके बाहर कोई यहाँ पर्सन खड़ा है, वो पर्सन इस बस को देख रहा है, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग ये बस कैसी हो गई? मोशन में हो जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन ए पर थी, ये पोजीशन बी पर पहुंच गई। तो रेस्ट और मोशन में ये डिफरेंस है। तो हम जनरली जो मोशन है अपना, हम उसमें क्या पढ़ते हैं? आपके क्लास 9th में हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यही मोशन ऐसा है जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोशन कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो उसके एडवांस वर्जन है मोशन के। लेकिन क्लास 9th के स्टैंडर्ड में मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है। अब ये मोशन स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अभी हमारा ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करेगा और बी तक जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो बी पर रुक जाए, वो वापस इसी रास्ते से वापस भी आ सकता है या बीच में किसी पॉइंट सी पर ही रुक सकता है। लेकिन ये जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होगा, उसके अलावा वो मोशन दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले हमें दो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना पड़ेगा, रेस्ट और मोशन। बेटा रेस्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। माने जैसे ये चौक है, ये चौक यहाँ पर प्रेजेंट है अभी, तो ये चौक कल भी यहीं पर प्रेजेंट रहेगी, तो इसका मतलब ये रेस्ट में रही, मतलब इसने कोई भी मोशन नहीं किया। मोशन नहीं किया ये कैसे मान सकते हैं हम? क्योंकि इसके जो सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अनुसार ये यहीं पर रही। मतलब अभी इस बोर्ड से इसकी दूरी 2 मीटर है और कल में आया तब भी ये दूरी कितनी थी? 2 मीटर ही थी। इसको इसलिए हम इसको रेस्ट में बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये चौक थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गई तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डिस्टेंस कम हो गई इसका मतलब इसने मोशन किया, तो ये क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। बस यही दो डिफरेंस हैं रेस्ट में और मोशन में। रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, इस पर ध्यान देना है हमको, डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ये दूसरा पॉइंट, ये ध्यान देने वाला, सराउंडिंग। और मोशन क्या होता है बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। माने अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ हो, लेकिन सराउंडिंग में अगर चेंज हो गया है, तभी हम उसको ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक, पॉज करो। अभी नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो है डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड। और टोटल पाथ ट्रेवल्ड हम कैसे जानेंगे? जैसे किसी व्यक्ति ने, ये उसका होम है, होम स्वीट होम, ये उसका घर है। अब उसने घर से चलना शुरू किया सुबह 8 बजे, 8 AM घर से निकला बेचारा, और यहाँ से घर से चला,
यहाँ पहुँचा, मंदिर पहुँचा सबसे पहले, मंदिर में पूजा की उसने, फिर यहाँ से अपने ऑफिस गया या स्कूल गया। अभी आप बच्चे हो तो स्कूल जाओगे, स्कूल गए, स्कूल से फिर वापस अपने घर को आए शाम को, रास्ते में ट्यूशन भी गए, यहाँ पर ट्यूशन गए, यहाँ पर आपने साइंस पढ़ी, चैप्टर 8 पढ़ा, फिर अपने घर पहुँचे। तो यहाँ से लेकर आपने जो पूरी यात्रा ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, फिर 5 km, फिर 5 km और फिर 5 km। तो बेटा यही जो टोटल पाथ ट्रेवल्ड है 5 + 5 + 5 + 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। माने इनिशियल पॉइंट से लेकर तुम चलना शुरू किया, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पाथ कौन सा लिया, आप नाचते झूमते चले या आप सीधे चले या आप एरोप्लेन से चले, उससे कोई मतलब नहीं होता बेटा। मतलब होता है कि आपने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, वो पूरा का पूरा पाथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा। और डिस्टेंस हमेशा मीजर की जाती है बेटा मीटर में। किस में, मीटर में। इसकी और यूनिट भी होती है, सेंटीमीटर होती है, इंच होती है, फुट होती है, अन्य यूनिट होती हैं, लेकिन हम इसको जनरली मीजर किस में करेंगे, मीटर में, क्योंकि यही क्या है, ये SI यूनिट है। ये क्या है, SI यूनिट है, यही स्टैंडर्ड यूनिट है और पूरे वर्ल्ड में यही मानी जाती है। तो मीटर में हम डिस्टेंस को मीजर करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी डिस्टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात क्या होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस पर ध्यान देना है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैं साइड हटता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। इतना बहुत है। देखो बेटा, ये हमारा कोई पॉइंट A है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और ऑब्जेक्ट मूव कर कर इस पॉइंट B तक चला। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। अभी यहाँ पर अगर बोला जाए कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस के लिए भी हमको इसका मेजरमेंट इसी पाथ से करना होगा जिस पाथ से इसने ट्रेवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बेटा ये जो पाथ है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक मान लो x डिस्टेंस है, ये हमारा क्या कही जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कही जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो गई, डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आती है कि जिस क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से अब दो चीज़ निकल के आती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेटा वे क्वांटिटी होती हैं जिनके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे 5 kg, ये क्या है, कि मास दिया है हमको m = 5 kg। तो इसके लिए हमको ये नहीं बताना कि ये 5 kg किस डायरेक्शन में है। 5 kg मतलब 5 kg। कोई डिस्टेंस है = 8 मीटर, तो बस हो गया यहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बेटा दोनों चीज़ की जरूरत उसके अंदर पड़ेगी। मैग्नीट्यूड माने 5 मीटर प्लस डायरेक्शन नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो डायरेक्शन दी गई है वो नॉर्थ साइड में दी गई है 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस हमारी मेजर होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है।
अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमको डायरेक्शन वेक्टर नहीं दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ ए से और बी पर पहुँचा। अभी हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। अगर हमको डायरेक्शन नहीं पता है, ये वाली डायरेक्शन हमको नहीं पता है, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है हम इधर चले जाएं, हो सकता है हम इधर चले जाएं, हो सकता है हम इधर चले जाएं। हमें अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता होगी तो हम फाइनल पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, और फाइनल पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन हमको पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में जाकर हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक, अब आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर कराऊंगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो पॉज कर दो। ये एक ही बेटा हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये कोई पॉइंट ए है, ये एक मिड में पॉइंट सी है और एक फाइनल पॉइंट बी है। ठीक, अभी हमको क्या निकालना है, जो हमें फाइंड करना है वो हमको निकालना है डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए टू बी टू सी, डिस्टेंस ए टू बी टू सी टू ए, और क्या चाहिए हमको, डिस्प्लेसमेंट ए बी, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी टू सी, और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी टू सी टू ए। इतना हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें सेम रहेंगी और कहाँ कहाँ चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। बेटा डिस्टेंस ए बी की बात करते हैं। डिस्टेंस ए बी क्या होगी, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 + 40 = 100 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी भी क्या होगा, 60 + 40 = 100 मीटर। ठीक, अब इसके बाद जो अगली बात थी वो ये थी कि डिस्टेंस निकालनी है हमको ए टू बी और बी टू सी। चलिए देखते हैं क्या होगा। ए टू बी कितना हो जाएगा, ए टू बी 100 हो जाएगा, 60 + 40 ए टू बी, प्लस बी टू सी कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 140 मीटर। ये बात समझ में आई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से पहले बी तक गया ऑब्जेक्ट, फिर बी से सी पर आया, तो 60 + 40 100 हो गया, प्लस वापस का 40 140 हो गया। अब यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी टू सी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और फाइनल पॉइंट क्या हमारा सी, तो ए से ऑब्जेक्ट बी पे गया, सी फाइनल पॉइंट यहाँ पे आकर रुका। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बेटा हमारा 60, आंसर क्या होगा 60 मीटर। अब देखिए चेंज आ गया कि नहीं आ गया, ये 140 मीटर आ रहा है, ये 60 मीटर आ रहा है। अब थर्ड देखेंगे, ए टू बी टू सी टू डी, सी टू ए, ये था अपना। अब देखिए ए से बी कितना हो गया 100, प्लस बी टू सी कितना हो गया 40, प्लस सी टू ए कितना हो गया 60, इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गई। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसी में,
A2 B2 C2 A। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा ये हमारा इनिशियल पॉइंट है A और फाइनल पॉइंट भी क्या है हमारा A। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आकर रुका, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो उसका इनिशियल पॉइंट है वही उसका फाइनल पॉइंट है और उनके बीच में कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर। तो मैं समझता हूँ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उसको पहचानने में हमको कठिनाई ना हो, इसके लिए हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन 9th में पढ़ते हैं। उसके बाद 11th में जाएंगे तो और भी मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियली मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है। ये हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो हमारा मोशन इन प्लेन भी हमको समझ में आएगा। ठीक, स्पीड ये इतना पार्ट कट कर देंगे। हर एक नया टॉपिक पे ऐसा कट करके आपसे स्टार्ट। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जनरली आपने अपनी बाइक में, कार में, गाड़ी के अंदर मीटर लगा देखा होगा। इस तरह से एक मीटर होता है और उसमें यहाँ पर कुछ अंक लिखे होते हैं, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर 140, इस तरह से लिखे होते हैं। और बीच में इसमें एक निडल होती है और यहाँ पे लिखा होता है kmph। बेटा ये क्या होता है kmph, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर क्या हो गया बेटा, पाथ ट्रेवल डिस्टेंस हो गई, और आवर क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको स्पीड दिखाता है, और हम इसको बोलते भी क्या है, स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पीडोमीटर। लेकिन बेटा इसके बीच में यहाँ पर एक और चीज़ होती है मीटर के अंदर, उसमें इस तरह से ब्लॉक होते हैं और लास्ट वाला ब्लॉक वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है। जब लास्ट वाला ब्लॉक के 10 राउंड हो जाते हैं, एक राउंड पूरा हो जाता है, उसमें 10 नंबर होते हैं, तब इस वाले राउंड का एक डिजिट ऊपर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं बेटा ओडोमीटर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ओडोमीटर से कि ओडोमीटर हमारा क्या मेजर करता है। तो बेटा ओडोमीटर हमारा मेजर करता है डिस्टेंस। अब हमने कैसे कह दिया डिस्टेंस मेजर करता है, क्योंकि ओडोमीटर के अंदर जो वैल्यू है हमेशा इंक्रीज होती है, कभी कम नहीं होती। चाहे आप गाड़ी ऐसे ऐसे चलाओ, चाहे आप सीधे चलाओ, चाहे रोक दो, चाहे आप गाड़ी को उल्टी करके चलाओ, कैसे भी आप गाड़ी को चलाओगे इसके अंदर हमेशा नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस को मेजर करता है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक बेटा, तो बेटा स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड को जनरली एस से लिखते हैं और पाथ ट्रेवल्ड को डी से लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टाइम को टी से लिखते हैं। अब डी की यूनिट क्या वो बताई थी मैंने आपको, मीटर बताई थी, और टाइम को क्या लिखते हैं हम, सेकंड। तो बेटा यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये दिखने में बहुत छोटा फॉर्मूला है, लेकिन ये आपकी 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासेस के अंदर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, जब मोशन कैसा हो, जब स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट स्पीड जब भी होगी तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब बेटा हमारी गाड़ी शुरुआत में 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और जहाँ तक हम गए वहाँ तक 5 की स्पीड से ही गए।
तो बेटा हमारी क्या कहेगी, स्पीड कांस्टेंट कही जाएगी, तब हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर हमारी स्पीड रास्ते में चेंज होती है, कम होती ज़्यादा होती है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। दूसरा टॉपिक बेटा हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर इससे पहले हमने स्पीड देखा था, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यूनिट दोनों की क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड, वो सेम रहेगी। लेकिन अंतर क्या है, अंतर बेटा है कि जो डिस्टेंस थी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बस ये दोनों में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दूसरा एक अंतर क्या है कि हमारी जो स्पीड है, स्पीड से पहले हम देखेंगे डिस्टेंस, फिर उसको बाद में दिखाएंगे। इरेज करने में और लिखने तक का कट हो जाए। वो मुझे पता है। स्टार्ट। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब वेलोसिटी आ रही है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इसको समझते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया। जैसे हमारी जो गाड़ी है, हमने उसको स्टार्ट किया 0 से। जब गाड़ी में स्टार्ट की उसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। ठीक, हम अपने घर से जैसे बाहर निकले तो हमारी स्पीड हो गई 10 kmph। फिर उसके बाद हम और आगे चले, हाईवे पर पहुंच गए हम, तो वहाँ हमारी स्पीड हो गई 50 kmph। और उसके बाद फिर हमने अपनी गाड़ी को रोक दिया तो फिर स्पीड क्या हो गई, 0 kmph। तो बेटा देखो, स्पीड चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी। 0 से 10 हो गई तो 10 का चेंज आया, 10 से 50 हो गई तो 40 का चेंज आया, 50 से 0 हो गई तो फिर से 50 का चेंज आया। तो यही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और कितना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने मान लो हमने 5 सेकंड ली, यहाँ से यहाँ तक जाने मान लो हमने 10 सेकंड ली, फिर हमने 5 सेकंड ली, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहा जाएगा। जनरली बेटा यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, उससे पहले एक बात और, हमारी गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। उससे क्या होता है, हम एक्सेलरेशन गाड़ी के अंदर लेके आते हैं, उसका नाम ही एक्सेलरेटर है, जो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है। जैसे हम उसको खींचते हैं, जैसे हम अपने हाथ को मूव कराते हैं तो क्या होता है, स्पीड मूव होती जाती है। इसका मतलब हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं, उसकी वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहाँ से बेटा जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसी गाड़ी का, अच्छा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, उससे पहले देख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड। अपॉन में टाइम है तो अपॉन में 1 सेकंड और आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर और सेकंड की पावर -2, नीचे पावर +2 है, ऊपर जाकर ये -2 हो जाएगी। ठीक बेटा, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है जो कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि अगर किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है तो उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं, हमने कोई गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 कर दिया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 कर दिया। हमारी गाड़ी
10 kmph की स्पीड चल रही थी और अंत तक भी कितने से पहुंची 10 kmph से। इसका मतलब हमने चेंज इन वेलोसिटी क्या कर दिया 0 कर दिया। हमारी जो स्पीड थी शुरुआत में भी 10 थी और अंत तक 10 रही, तो हमारी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन क्या वेलोसिटी 0 हुई? नहीं, वेलोसिटी हमारी क्या थी 10 थी। लेकिन वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि वो चेंज नहीं हुई, शुरू से लेकर अंत तक सेम रही, तो हम इसको क्या बोल देंगे कांस्टेंट। जो चीज़ बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, उसको कांस्टेंट बोल देते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड। क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट गया है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जितनी वेलोसिटी होगी उतनी स्पीड होगी। तो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी हम कब बोल देंगे? जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। ठीक, अब एक्सेलरेशन कब बोलते हैं? जब हमारी स्पीड क्या होती है लगातार इंक्रीज होती है। अपनी स्पीड क्या हो रही है 0 से 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, इस तरह से बढ़ती जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर हमारी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती है, इसको हम बोल देते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ नहीं है, बस ये क्या है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है। नेगेटिव ऑफ क्या है एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन। माने हमारी स्पीड क्या हो गई कम होती जा रही है। तो ये स्पीड कम कब होती है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में हमको देखने को मिलेगा व्हेन ब्रेक अप्लाई, तो ब्रेक अप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये दो चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है। ठीक भाई, आज के लिए इतना ही है। तो साथियों आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद की जो बात है अभी इसमें से कुछ और क्या क्या वेराइटियाँ हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे पूछा जा सकता है, वेलोसिटी कैसे कैसे पूछी जा सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि ये पार्ट हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ने हैं। इसका थोड़ा सा आगे और जाएंगे और थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स को लेकर चलेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ समस्या आ रही है। जितना टॉपिक मैंने आज कराया है, इस टॉपिक में आपको अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बताइए, जिससे मैं आपको और अच्छी सर्विस दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत।